हेलो नमस्कार, आप सभी का नारायण एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक आता है वर्ड। इसके बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं क्योंकि इससे क्लास 10th में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में इस वर्ड के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये वर्ण आखिर होता क्या है। तो वर्ण का एक सिंपल सा परिभाषा होता है कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते उसी को वर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि वर्ण का परिभाषा क्या होता है। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, जिसका खंड या टुकड़ा, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? नहीं कर सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो वर्ण का सिंपल सा परिभाषा देखिए क्या होता है कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे में क्या सब होता है, जैसे देखिए, जैसे हम अ बोलते हैं तो ये अ क्या है? एक वर्ण है। जैसे हम आ बोलते हैं, आ भी क्या है? एक वर्ण है, क्योंकि हम इसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे ये क है, ये क भी क्या है? वर्ण है। तो अब बोलेगा कि क का तो टुकड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हम क का टुकड़ा कर सकते हैं किस रूप में? क को हम लिख सकते हैं क हलंत जोड़ अ के रूप में। अब इसका तो टुकड़ा हो गया, लेकिन ये भी वर्ण होता है, उतना डिटेल में नहीं जाना है। ये अ हो गया, आ हो गया, क हो गया, जैसे यहाँ पर ख हो गया। उसके बाद जैसे हम लिखते हैं प लिखते हैं, ह लिखते हैं, ये सभी क्या है? वर्ण है। ये सभी क्या है? जितना हम अ आ से लेकर ह तक पढ़ते हैं, अक्ष त्र ज्ञ ये सब पढ़ते हैं, ये सभी क्या है? वर्ण है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्णमाला के बारे में कि वर्णमाला आखिर किसको कहते हैं। तो देखिए, वर्णमाला किसको कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो वर्णमाला का सिंपल सा परिभाषा क्या होता है कि वर्णों के समूह को, किसके समूह को? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित रूप को, वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हम लोग जितना भी पढ़ते हैं अ आ से लेके ह तक, अक्ष त्र ज्ञ तक, इसको एक व्यवस्थित रूप में लिखा गया है। ये नहीं कि पहले हम लिख देंगे क लिख देंगे, उसके बाद लिख दिए च लिख दिए, उसके बाद यहाँ पर लिख दिए ख लिख दिए, ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो किस टाइप से हम लोग लिखते हैं? जैसे अ से स्टार्ट करते हैं, अ से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद लिखते हैं आ लिखते हैं, इसके बाद ह्रस्व ई लिखते हैं, दीर्घ ई लिखते हैं, इस टाइप से ह्रस्व उ लिखते हैं, दीर्घ उ लिखते हैं। इस टाइप से फिर आता है यहाँ पर ए आता है, फिर कवर्ग आता है, चवर्ग आता है। तो इस टाइप से लिखा गया है, ठीक है। इसी को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब जो मेन चीज आपका आता है कि अब हम पढ़ेंगे कि वर्णों का प्रकार, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्णों का प्रकार, आखिर वर्ण कितना प्रकार का होता है। तो चलिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये
समझना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार, वर्ण कितना प्रकार का होता है इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। इसका जो पहला भाग है, इसका जो पहला भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। क्या कहते हैं इसको? स्वर वर्ण कहते हैं। और इसका दूसरा जो भाग होता है इसको कहते हैं व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं इसको? व्यंजन वर्ण। वर्ण का दो प्रकार होता है मुख्य रूप से, एक आता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो हम अब स्वर वर्ण के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि स्वर वर्ण का परिभाषा क्या होता है, स्वर वर्ण आखिर कहते किसको है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, स्वर वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं हो। वह वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है उसको हम स्वर वर्ण कहते हैं। अब देखते हैं कि स्वर वर्ण आखिर कौन कौन सा होता है। स्वर वर्ण देखिए क्या सब होता है, जैसे अ हो गया। अ के उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। अ बोलेंगे तो केवल इसमें अ आता है। जैसे आ बोलेंगे, जैसे ह्रस्व ई बोलेंगे, जैसे दीर्घ ई बोलेंगे, तो ये सब क्या है? हमारा स्वर वर्ण है। उसके बाद ह्रस्व उ बोलेंगे, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और ओ। ये एक आता है री। तो यहाँ पर देखिए स्वर वर्ण का संख्या कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हिंदी व्याकरण में स्वर वर्ण की कुल संख्या हो जाती है 11। इसका संख्या कितना होता है? 11। ऐसा भी पूछा जाता है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। और वो कौन कौन सा होता है यहाँ पर देखिए ध्यान से। अ, आ, इसको हम छोटी ई भी बोलते हैं या ह्रस्व ई भी बोलते हैं। इसको बड़ी ई भी बोलते हैं या दीर्घ ई भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ और ये होता है री। तो यहाँ पर स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी हो जाती है? स्वर वर्ण की कुल संख्या होती है 11। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया है कि स्वर वर्ण किसको कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब हम समझते हैं कि व्यंजन वर्ण। चलिए व्यंजन वर्ण के बारे में थोड़ा अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। व्यंजन वर्ण, तो इसका परिभाषा क्या होता है? इसका परिभाषा हो जाता है वे वर्ण
जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की आवश्यकता हो। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की आवश्यकता हो, या जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है उसको हम बोलते हैं व्यंजन वर्ण। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की आवश्यकता हो उसे व्यंजन वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो जिस वर्ण के उच्चारण में आपने पहले देखा था यहाँ पर पीछे में कि स्वर वर्ण किसको कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी दूसरा वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ये स्वतंत्र होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्वर वर्ण। और व्यंजन वर्ण किसको बोलते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है। जैसे जैसे में यहाँ पर देखिए, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिखे क, जब भी हम क बोलते हैं तो क में क्या क में कौन सा स्वर आता है? तो अ आता है। इसको क को अगर हम अलग अलग करके लिखें तो क को अलग अलग करके लिखेंगे तो ये बनेगा क हलंत जोड़ अ, या क हलंत धन अ, जोड़ को हम धन का साइन भी बोलते हैं। तो क को लिखेंगे क हलंत जोड़ अ, तो ये क के उच्चारण में कौन सा स्वर वर्ण आ रहा है? अ आ रहा है। जैसे एक और वर्ण हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे हम लिखते हैं ब, तो इस ब को अगर हम अलग अलग करके लिखे तो इसमें और कौन इसको लिख सकते हैं ब हलंत जोड़ अ। तो जितना भी व्यंजन वर्ण है इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो उसमें स्वर वर्ण की आवश्यकता होगी। तो जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की आवश्यकता होगी उसको कौन सा वर्ण बोलेंगे? व्यंजन वर्ण बोलेंगे। ठीक है। जैसे क से लेके ह तक का जितना भी वर्ण है, क से लेके म तक का जितना भी वर्ण है, ये सबको व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। ने क्या पढ़ा कि व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण के बारे में आपको पता चल गया होगा कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं व्यंजन वर्ण। जैसे आपको पता चल गया क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण है। ठीक है। क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, उसके बाद य र ल व, ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण है। ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। आपने पढ़ा यहाँ पर कि व्यंजन के मुख्य रूप से कितना प्रकार होता है? 2 प्रकार होता है। एक तो हो गया आपको स्वर वर्ण, दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण तो यहाँ पर हम पढ़ लिए हैं। अब व्यंजन वर्ण का भी परिभाषा हम देख लिए हैं कि क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि स्वर वर्ण के प्रकार, कि आखिर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। स्वर वर्ण के प्रकार, हेडिंग देते हैं स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर वर्ण के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? स्वर वर्ण के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला नंबर में इसको कहते हैं ह्रस्व स्वर। क्या कहते हैं इसको? ह्रस्व स्वर। दूसरा नंबर में आता है दीर्घ स्वर। दूसरा नंबर में क्या आता है? दीर्घ स्वर। और तीसरा नंबर में आता है प्लुत। तीसरा नंबर में आता है प्लुत। ठीक है। अब एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं। स्वर को 3 भागों में बांटा गया, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत में। पहला नंबर में आता है ह्रस्व स्वर। इसके बारे में पढ़ते हैं कि ह्रस्व स्वर जिस स्वर के उच्चारण में
जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगे, क्या लगे, जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे में यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे में ह्रस्व स्वर कौन कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर का सबसे पहले देख लीजिए संख्या कितना होता है। इसका संख्या हो जाता है आपको 4। टोटल स्वर वर्ण कितना होता है? 11। स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? 11। 11 में से 4 वर्ण ऐसा है जिसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब ये कौन कौन सा है इसको देखते हैं। एक तो हो गया आपको अ, एक हो गया ह्रस्व ई, एक हो गया ह्रस्व उ और एक हो गया आपको री। ये 4 ऐसा वर्ण है जिसको हम ह्रस्व स्वर में रखते हैं और इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं एक बार देख लीजिए। जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगे, इसमें कम समय लगे उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं और इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और कौन कौन सा होता है यहाँ पर देखिए ध्यान से। अ होता है, ह्रस्व ई होता है, ह्रस्व उ होता है और री होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा नंबर का हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। दूसरा नंबर में क्या था? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है। जिस स्वर के उच्चारण में जिस स्वर के उच्चारण में जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा ह्रस्व की अपेक्षा ह्रस्व की अपेक्षा ज्यादा समय लगे, ज्यादा समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे कौन सा स्वर कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। तो एक बार परिभाषा देखिए इसका क्या होता है। दीर्घ स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा ज्यादा समय लगे। ह्रस्व में क्या होता था कि सबसे कम समय लगता था, यानी जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगेगा उसको हम ह्रस्व बोलते थे। यहां पर क्या होता है, जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा ज्यादा समय लगे उसको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। अब यहां पर देखते हैं दीर्घ स्वर का संख्या कितना होता है। दीर्घ स्वर की संख्या, इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या हो जाती है 7। और ये 7 कौन कौन सा होता है? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने बताया था कि टोटल स्वर वर्ण की संख्या होती है 11, जिसमें से 4 होता है ह्रस्व वाला और 11 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। और ये 7 कौन कौन सा होता है? एक तो हो जाता है आपको आ, उसके बाद होता है दीर्घ ई, उसके बाद होता है दीर्घ उ, उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ और एक छूट रहा है, नहीं 7 हो गया। यहाँ पर देखिए इसकी संख्या कितनी होती है? 7। एक होता है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7 और ये सब होता है। ठीक है। अब तीसरा नंबर का हम लोग देखते हैं प्लुत स्वर। तीसरा नंबर का क्या था? प्लुत स्वर। अब ये देखिए क्या होता है प्लुत स्वर। ये एक ऐसा स्वर होता है जिसके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा सबसे ज्यादा समय लगता है।
तो जिसके उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगे, सबसे ज्यादा समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। जैसे देखिए, हमने तो पढ़ा यहाँ पे स्वर वर्ण का संख्या टोटल होता है 11, जिसमें 4 होता है ह्रस्व स्वर और 7 होता है दीर्घ स्वर। तो वहां पर तो टोटल हो गया 11, लेकिन ये एक ऐसा स्वर होता है जिसके उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगता है। इसमें देखते हैं क्या सब आता है। जैसे में देखिए, जैसे हम बोलते हैं ओम, इसका वैसे यूज नहीं किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ओम, तो इसमें जो है ये जो ओ है, यहाँ पर हम इसको सबसे ज्यादा जैसे ओम बोलते हैं, तो ये जो ओ है यहाँ पे आता है प्लुत में। ठीक है, इसमें बस ये आता है प्लुत में। जैसे दूर में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, या दूर के किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज को आवाज देने के लिए यहाँ पे हम इस स्वर का यूज करते हैं, क्योंकि किसी को भी हम दूर में अगर वो खड़ा है उसको आवाज देंगे तो जो भी शब्द हम बोलेंगे उसको थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब आता है प्लुत स्वर के बारे में। इससे वैसे भी उतना पूछा नहीं जाता है, तो मेन आपको याद रखना है ह्रस्व और दीर्घ स्वर के बारे में कि उसका संख्या कितना होता है और कौन कौन सा वर्ण है जो ह्रस्व में आता है और दीर्घ में आता है। ठीक है, तो ये ह्रस्व स्वर के बारे में हो गया। तो आगे हम पढ़ते हैं अब व्यंजन वर्ण के प्रकार के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण के प्रकार। व्यंजन वर्ण के प्रकार। तो व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजन वर्ण के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन वर्ण के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला नंबर में आता है स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन, या वर्ड स्पर्श व्यंजन लिखते हैं। दूसरा नंबर में आता है अंतः अस्त, अंतः अस्थ व्यंजन। इसको हम एक साथ अगर बोलेंगे तो अंतस्थ व्यंजन भी बोलेंगे। तीसरा नंबर में आता है ऊष्म व्यंजन। क्या आता है? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन। ये एक ऐसा व्यंजन होता है जिसको अगर हम बोलते हैं, तो हमारा जो जीभ है, टंग है, ये कहीं ना कहीं हमारे मुख के अंदर स्पर्श करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या करता है? स्पर्श करता है। ऐसे भी बोलते हैं जैसे इसमें देखिए कौन कौन सा वर्ण आता है स्पर्श व्यंजन में। इसमें आपको आ जाता है कवर्ग। इसमें कौन कौन सा आता है? देखिए कवर्ग आता है, उसके बाद इसमें आता है चवर्ग आता है, उसके बाद इसमें टवर्ग आता है, उसके बाद तवर्ग आता है और पवर्ग आता है। कवर्ग कहने का मतलब है यहाँ पर कि ये क ख वाला, क वाला वर्ग में कितना वर्ण आता है? देखिए क, ख, ग, घ, और इसको हम लोग पढ़ते हैं अंग। क्या पढ़ते हैं इसको? अंग। चवर्ग में आता है च, छ, ज, झ और य। टवर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ और अण। इसको हम क्या बोलते हैं?
इसको हम बोलते हैं अड़ा। क्या बोलते हैं? अड़ा बोलते हैं। ट ठ ड ढ अड़ा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तवर्ग में क्या आता है? त, थ, द, ध और न। पवर्ग में आता है प, फ, ब, भ और म। ये जितना भी वर्ण है क से लेकर कहां तक? क से लेकर म तक, क से लेकर म तक ये जितना भी वर्ण है ये सभी को बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। क्या बोला जाता है? ये सभी को स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। ठीक है। जैसे ये कवर्ग हो गया क ख ग घ अंग, चवर्ग हो गया च छ ज झ य, टवर्ग हो गया ट ठ ड ढ अण, तवर्ग हो गया त थ द ध न, अब पवर्ग हो गया प फ ब भ म। तो ये सभी ऐसा वर्ण है जिसको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और इसका संख्या कितना है? 5 इसमें, 5 इसमें, 10, 15, 20 और 25। तो इसकी संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। कितनी संख्या होती है? 25। चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन सा वर्ण है? अगला आपको है अंतः अस्त वर्ण। अंतः अस्त वर्ण। देखिए ये क्या है? अंतः अस्त वर्ण किसको बोला जाता है? य, र, ल और व। ये 4 ऐसा वर्ण है जिसको हम अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। ये 4 वर्ण है जिसको हम अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। उसके बाद आता है ऊष्म वर्ण। कौन सा वर्ण आता है? ऊष्म वर्ण। अब ये ऊष्म वर्ण किसको बोलते हैं? एक आता है तालव्य स, मूर्धन्य स और ये दंत स और ह। ये 4 वर्ण ऐसा है जिसको हम लोग ऊष्म वर्ण बोलते हैं। कौन सा वर्ण बोलते हैं? ऊष्म वर्ण बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए व्यंजन वर्ण का टोटल संख्या कितना हुआ? यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितना हो गया? 25। 25 यहाँ पर हो गया, उसके बाद 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, और ये सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो 25, 4 प्लस 4 कितना होता है? 33। तो व्यंजन वर्ण का कुल संख्या कितना? 33। व्यंजन वर्ण का कुल संख्या कितना होता है? 33 होता है। और स्वर वर्ण का कुल संख्या कितना होता है? स्वर वर्ण का कुल संख्या आपको हो जाता है 11। ठीक है। स्वर वर्ण का कुल संख्या कितना होता है? 11। लेकिन हम लोग जानते भी होंगे कि हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्णों का संख्या कितना होता है? तो 52 होता है। कितना होता है? 52 होता है। टोटल कुल वर्ण की संख्या कितनी होती है? कुल वर्ण की संख्या होती है 52। कितनी होती है? 52। जिसमें से हम लोग अभी पढ़े हैं कि स्वर वर्ण का संख्या, स्वर वर्ण का संख्या हो जाता है 11। व्यंजन वर्ण का संख्या कितना होता है? व्यंजन वर्ण का संख्या हो जाता है 33। ये दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल हमको कितना मिलेगा? 44। अभी तो हम लोग 44 के बारे में पढ़ लिए हैं। 11 स्वर होता है, 33 होता है व्यंजन, लेकिन कुल वर्णों की संख्या होती है 52। तो आखिर ऐसा कौन कौन सा वर्ण बच गया है जो इसमें आता है? चलिए देखते हैं कौन कौन सा वर्ण बच गया। स्वर और व्यंजन के बाद भी कुछ वर्ण है जिसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए कौन कौन सा वर्ण है। एक वर्ण आता है आपको संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण या अक्षर, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण में 4 वर्ण आता है। वह कौन कौन सा वर्ण होता है? आप देखिए यहाँ पर, एक तो होता है अक्ष, एक होता है त्र, एक होता है ज्ञ और एक होता है श्र। ये 4 वर्ण ऐसा है जिसको हम संयुक्त वर्ण बोलते हैं, क्योंकि ये जो चारों वर्ण हैं ये 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने से बना है, इसलिए इसको बोलते हैं संयुक्त वर्ण या अक्षर। ठीक है। ये सब हो गया 4 वर्ण। और इसके बाद आता है अयोगवाह। क्या आता है? अयोगवाह। इसके अंतर्गत आता है ये अनुस्वार,
अनुस्वार और ये विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग, ये दो वर्ण ऐसा है जो स्वर के अंतर्गत नहीं आया था, इसको हम बोलते हैं अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग। एक और आपको आता है जिसको हम बोलते हैं उच्छिप्त, क्या बोलते हैं उसको, उच्छिप्त। इसमें आता है जब हम टॉठो लिखते हैं तो टॉठो में देखिए ये होता है ट, ठ, ड, ढ और अ, ठीक है। इसमें देखिए कहीं पर नीचे में बिंदी नहीं है। ये उच्छिप्त जो होता है इसके नीचे में बिंदा लगा होता है, ये होता है, ये दो वर्ण है जिसको हम उच्छिप्त बोलते हैं। तो पीछे कितना हो गया था, पीछे हो गया था 44 वर्ण, कितना वर्ण हो गया था, 44 वर्ण। 44 में 4 वर्ण यहाँ पर हो गया, 2 वर्ण यहाँ पर हो गया और 2 वर्ण यहाँ पर हो गया। तो टोटल अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 44 4 48, 2 50, 2 52। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों का संख्या कितना होता है, तो 52 होता है। कितना होता है, 52 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, पीछे हम लोग ने पढ़ भी लिया है और यहाँ पर हम एक पेज में देखते हैं कि कौन क्या है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। यहाँ पर देखिए ऊपर में अ आ ह्रस्व ई, दीर्घ ई ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए ऐ ओ औ, ये स्वर वर्ण है जिसका संख्या कितना होता है, 11, ठीक है। और यहाँ पर ये सब होता है व्यंजन वर्ण, कवर्ग से लेकर चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अंतस्थ वर्ण और उष्ण वर्ण, ये सभी क्या है, व्यंजन वर्ण है। ये सभी क्या है, व्यंजन वर्ण है और इसकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 4 वर्ण ऐसा है जिसको हम संयुक्त वर्ण बोलते हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 वर्ण है जिसको हम संयुक्त वर्ण बोलते हैं। अयोग भाव में 2 वर्ण आता है, अंग और अ, जिसको हम अनुस्वार और विसर्ग भी बोलते हैं। और उच्छिप्त में ड और ढ आता है। इस प्रकार अगर हम सभी वर्ण को जोड़े 11 और 33 हो जाता है 44, 44 4 48, 2 50 और 2 52। तो कुल वर्णों की संख्या हो जाती है 52। तो इसको आप एक पेज से सभी को याद रख सकते हैं, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस है वो, और एक वीडियो और आएगा, एक वर्णों के उच्चारण स्थान इस टाइप से आएगा। तो अगले वीडियो में वो पढ़ेंगे पहले, उसके बाद जो आएगा आपको जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है वर्ण से रिलेटेड 10th क्लास में, वो सभी क्वेश्चंस को करेंगे। आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।